हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन बूस्टर। स्वागत है आप सबका आज के नए वीडियो में, जिसमें हम स्वतंत्रता आंदोलन और उनके वर्ष देखेंगे। यह वीडियो सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। ये वीडियो का पहला पार्ट है, तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला टॉपिक है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी आपका 1885 ईस्वी में। किसके द्वारा किया गया था? एलेन ऑक्टेवियन ह्यूम नामक एक व्यक्ति के द्वारा कुछ भारतीय नेताओं के सहयोग से 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक है। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहली अधिवेशन थी, प्रथम अधिवेशन था, उसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो उसका अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी जी ने किया था। इसमें मात्र 72 प्रतिनिधियों ने ही भाग लिया था। अब ये वाला पॉइंट इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि दादा भाई नौरोजी के कहने पर इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया था। ठीक है। अब कांग्रेस का मतलब क्या होता है? कांग्रेस एक उत्तरी अमेरिका से लिया गया शब्द है, जिसका मतलब होता है कि लोगों का समूह। कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर कौन था? तो उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड डफरिन। आइए अगला टॉपिक पे बढ़ते हैं। बंग भंग आंदोलन यानी स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1905 में। 1905 ईस्वी में हुआ था बंगाल का विभाजन, उसी को बोला जाता है बंग भंग आंदोलन। वहीं से किसका आंदोलन शुरू हुआ? वहीं से स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। ठीक है। तो जो तत्कालीन बंगाल है, यानी जो आज के टाइम में बंगाल है, वो बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश आते थे उसमें। ठीक है। तो लॉर्ड कर्जन ने ये बोला कि चूँकि जो इतने सारे मिला के जो राज्य बन रहा है वो बहुत बड़ा हो जा रहा है, तो प्रशासन की जो सुविधा है वह पहुंच नहीं पा रही है लोगों तक। ठीक है। तो लॉर्ड कर्जन ये बोला कि अब हम क्या करते हैं कि बंगाल को बांट देते हैं ताकि जो प्रशासनिक सुविधा है वो लोगों तक पहुँच जाए। यह तो सिर्फ एक बहाना था। मेन मकसद इनका ये था कि हिंदू और मुस्लिम की एकता को तोड़ना था। ठीक है। तो बंग भंग आंदोलन शुरू हुआ 1905 में। तो बंगाल विभाजन की सर्वप्रथम घोषणा तो इन्होंने 3 दिसंबर 1903 को ही कर दिया था, लेकिन यह लागू कब हुआ? 16 अक्टूबर 1905 को। इसी के समय किस आंदोलन का शुरुआत हुआ? तो स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन की शुरुआत हुई बंगाल विभाजन के साथ ही साथ। ठीक है। आइए बढ़ते हैं आज के अगले टॉपिक पे। तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? 1906 में। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देख लिया है? राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 1885। बंग भंग आंदोलन कब हुआ था? 1905। अब मुस्लिम लीग की स्थापना कब हो रही है? 1906 ईस्वी में। तो 30 दिसंबर 1906 को ढाका के नवाब आगा खान, ठीक है, और नवाब ख्वाजा सलीमुल्लाह के नेतृत्व में भारतीय मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा के लिए मुस्लिम लीग का गठन किया गया था। अब मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन कौन थे? उसमें सदस्य कौन कौन से थे? तो पहले थे मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खान, ख्वाजा सलीमुल्लाह, वकार उल मुल्की, हकीम अजमल खान। 3 टॉपिक हो गया। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसको आप लोग चाहे तो नोट्स भी बना सकते हैं। अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है। आइए बढ़ते हैं आज के अगले टॉपिक पे। अब कांग्रेस का बंटवारा 1907 ईस्वी में हुआ। कांग्रेस का बंटवारा क्यों हुआ? क्योंकि कांग्रेस में 2 पथ थे। ठीक है। एक उदारवादी थे और एक उग्रवादी थे। उन दोनों की सोच में कुछ डिफरेंस था, उस वजह से कांग्रेस का बंटवारा हुआ। उदारवादी क्या चाहते थे? एक कांग्रेस का सेशन होने वाला था, यानी अधिवेशन होने वाला था, तो उदारवादी चाहते थे कि रस बिहारी बोस उस अधिवेशन के अध्यक्ष बने। लेकिन उग्रवादी क्या चाहते थे? लाला लाजपत राय बने। अच्छा, उग्रवादी में कौन कौन इंपॉर्टेंट था? जैसे एक शॉर्टकट ट्रिक याद करिएगा, लाल बाल पाल, यानी लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, लाल बाल पाल और बाल गंगाधर तिलक। ठीक, ये लोग उग्रवादी में थे। तो इन दोनों के बीच, जैसे उग्रवादी और उदारवादियों के बीच में ये बात हुई कि कौन अध्यक्ष बनेगा। अंततः कौन हुआ? रस बिहारी बने, रास बिहारी, जो कि उदारवादी के थे। और दूसरा कार्य ये था कि बंगाल विभाजन। उग्रवादी क्या चाहते थे कि जो बंगाल विभाजन का मुद्दा है वो पूरा राष्ट्रीय लेवल पे जाए, नेशनल लेवल पे जाए। लेकिन उदारवादी चाहते थे कि नहीं, ये बंगाल की बात है तो बंगाल तक ही सीमित रहे। तो दूसरा कार्य तो ये था। और तीसरा कार्य था कि 1905 में प्रिंस ऑफ वेल्स का स्वागत किया गया, जिसका विरोध उग्रवादियों ने किया। ठीक है। चौथा कार्य था कि आम लोगों को शामिल होने में मतभेद था, यानी कि उग्रवादी चाहते थे कि आम लोग भी शामिल हो जाएं। ठीक है।
उदारवादी चाहते थे कि नहीं, आम लोगों की मेंटालिटी उस लेवल तक नहीं पहुंची है कि वो लोग फ्रीडम के लिए फ़ाइट कर सकें। और उदारवादी क्या चाहते थे कि नहीं, हमको सबको एक साथ लेके चलना है फ्रीडम के लिए। आइए बढ़ते हैं आज के अगले टॉपिक पे। तो ये यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। होम रूल आंदोलन 1916 ईस्वी में हुआ। तो होम रूल ऐसा नहीं कि होम रूल किसी एक ने ही किया हो, इसमें कई सारे लोगों का योगदान है। तो हम लोग उसको एक एक करके देखते हैं। पहला है कि 28 अप्रैल 1916 को बाल गंगाधर तिलक ने पूना में इंडियंस होम रूल लीग की स्थापना की। याद रखिएगा, पूना में किसने किया? बाल गंगाधर तिलक ने। कब किया? 28 अप्रैल 1916 को। दूसरा देखिए, इसी बीच क्या हुआ ना कि 1913 ईस्वी में एनी बेसेंट नाम की एक महिला थी, ठीक है, वो चली गई इंग्लैंड। वहाँ आयरिश होम रूल लीग ने भारत में भी ऐसा ही आंदोलन चलाने की सलाह दी। किसको? एनी बेसेंट को। तो एनी बेसेंट जी भारत में आई और भारत में आने के बाद उन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की। कहाँ पे की? तो ये मद्रास में की। मद्रास कहाँ पे है? नहीं, मद्रास के बगल में एक अड्यार नाम का जगह है, वहाँ पे की। ध्यान दीजिएगा आप लोग, बाल गंगाधर तिलक ने पूना में किया था, ठीक है, और एनी बेसेंट जी ने कहाँ पे किया था? मद्रास के बगल में एक जगह है अड्यार करके। अब देखिए, 7 जून 1916 को टेविस्टॉक स्क्वायर, जो कि लंदन में एक जगह है, वहाँ पे एक भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की गई, जिसके महासचिव कौन थे? मेजर डी ग्राहम पाल, ठीक। अब 1915 ईस्वी में देखिए कि अमेरिका में भी लाला लाजपत राय थे वहाँ पे, तो उन्होंने भी वहाँ पे एक होम रूल लीग की स्थापना की अपनी अध्यक्षता में। तो ध्यान दीजिएगा, एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि बाल गंगाधर तिलक ने पूना में होम रूल लीग की स्थापना की, एनी बेसेंट ने मद्रास के बगल में अड्यार में की, ठीक है, और एक इंग्लैंड में किया गया जिसके मेजर डी ग्राहम पाल क्या थे? महासचिव थे। और 1915 में लाला लाजपत राय कहाँ पे किए? अमेरिका में किए। आइए बढ़ते हैं आज के अगले टॉपिक पे। अब देखिए, यहाँ से होता है लखनऊ समझौता, यानी दिसंबर 1916 में लखनऊ समझौता हुआ। अब लखनऊ समझौता में क्या हुआ? अभी हम पीछे बात कर चुके हैं कि क्या थे? एक नरम पंथी थे, गरम पंथी, उन्हीं को क्या बोला गया? उग्रवादी और उदारवादी। ये लोग कब अलग हो गए थे? 1907 में अलग हो चुके थे। उसी को बोला जाता है सूरत स्प्लिट। वहीं पे दोनों कांग्रेस के दोनों लोग आपस में क्या हो गए थे? अलग हो गए थे, दोनों ग्रुप अलग हो गई थी। अब वही दोनों लोग यहाँ पे आके 2 दिसंबर 1916 में आके दोनों लोग क्या करेंगे? मिल जाएंगे, यानी दोनों ग्रुप है वो मिलेंगे। और उनके साथ मिलने के साथ साथ क्या हुआ कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग में लखनऊ में समझौता हुआ, ठीक है। दोनों में एक एक संघर्ष का फैसला किया, यानी दोनों लोगों ने सोचा कि एक मिल के हम लोग अंग्रेज़ों के खिलाफ़ लड़ाई लड़ेंगे, ठीक है। लेकिन कांग्रेस ने मुस्लिम लीग का कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स था वो मान चुके थे। जैसे कांग्रेस ने पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन को स्वीकार किया, यानी कम्युनल इलेक्टोरेट। जैसे कि कोई मुस्लिम लीडर अगर इलेक्शन में खड़ा होगा तो सिर्फ मुस्लिम लोग ही उसको वोट देंगे, मुस्लिम वाले को, ठीक है। ये क्या होता है? कम्युनल इलेक्टोरेट, यानी सांप्रदायिक निर्वाचन। तो ये कांग्रेस ने इसको स्वीकार कर लिया। कब? लखनऊ समझौता में। लखनऊ समझौता में 2 चीज़ को ध्यान रखिएगा कि नरपंथी गरमपंथी एक साथ मिल गए थे, ठीक है। दूसरा, सांप्रदायिक निर्वाचन को कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया था। क्यों? क्योंकि कांग्रेस मुस्लिम लीग दोनों एक साथ आ चुके थे। अब जो लखनऊ समझौता था ये किसके किसके ज़्यादा, इसमें कौन इम्पोर्टेंट है? मोहम्मद अली जिन्ना और बाल गंगाधर तिलक, ये दोनों लोग इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। आइए बढ़ते हैं आज के अगले टॉपिक पे। अब देखिए, मॉन्टेग्यू ने घोषणा की। कब? 20 अगस्त 1917 ईस्वी में, ठीक है। 20 अगस्त 1917 ईस्वी में भारत के सचिव मॉन्टेग्यू ने एक घोषणा की। क्या किया? उस घोषणा में इन्होंने क्या बोला कि उनके अनुसार अनुशासन प्रशासन के प्रत्येक हिस्सेदार में, जितना भी वहाँ पे प्रशासन की बातें होंगी, जितना भी प्रशासन के ब्रांचेस होंगे, ठीक है, सब में प्रत्येक में हिस्सेदारों में भारतीयों को अधिक से अधिक प्रतिनिधित्व दिए जाने की बात कही थी। बात ही थी, मिलता कुछ नहीं था। इस घोषणा को अगस्त नाम से भी जाना जाता है। यानी पेपर में ये यूपीएससी का क्वेश्चन है एक, कि पेपर में आया था कि 20 अगस्त 1917 क्यों इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग को ध्यान देना है कि 20 अगस्त 1917 को मॉन्टेग्यू ने घोषणा की। अब उसमें मॉन्टेग्यू ने घोषणा की, उदारवादियों ने भारत का मैग्ना कार्टा कहा, ठीक है। उदारवादी क्या थे? उदार से नाम ही पता चला है कि कोई भी अंग्रेज़ अगर थोड़ा सा भी लोग कुछ दे देता था तो अंग्रेज़, ये लोग सोचते थे कि अरे अंग्रेज़ तो हमारे हित में काम करते हैं। लेकिन वहीं पे उग्रवादी क्या थे? वो लोग
अंग्रेज़ की चाल को समझ गए थे कि अंग्रेज़ क्या चाहते हैं। ठीक है, तो इसलिए उदारवादी ने क्या कहा कि ये जो मॉन्टेगू की घोषणा है वो हमारे लिए क्या है, एक मैग्ना कार्टा है, मतलब कि यहीं से हमारा रूल रेगुलेशन सब चालू होगा, जो ये लोग कहेंगे वही सही है। जबकि बीजी तिलक ने इसे सूर्यविहीन उसकाल कहा। बीजी तिलक, ठीक है, बीजी तिलक कौन थे, ये उग्रवादी थे। तो इन्होंने कहा कि ये क्या है, मॉन्टेगू की घोषणा क्या है, वो सूर्यविहीन उषा काल है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट पे। रोलेट एक्ट 19 मार्च 1919 ईस्वी में हुआ था। अब रोलेट एक्ट क्या था, इसको भी देख लेते हैं। यह एक ऐसा कानून बनाया गया था, इसके अंदर ब्रिटिश सरकार को यह अधिकार दिया गया था कि वह किसी भी भारतीय लोग को, ठीक है, पॉइंट देने वाली बात है यहाँ पे, कि किसी भी भारतीय लोग को बिना मुकदमा चलाए अदालत में और जेल में बंद कर सकते हैं। ब्रिटिश सरकार के अध्यक्ष सर सिडनी रोलेट के सेडिशन समिति ने रोलेट एक्ट का कानून बनाया था। रोलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। काला कानून होना भी चाहिए, बिना किसी पे मुकदमा चलाए आए पकड़े जेल में बंद कर दिया, ऐसा कहाँ होता है। ये कब हुआ था, 19 मार्च 1919 में। इसको काला कानून किसने बोला था, इसको काला कानून महात्मा गांधी ने बोला था। अब इसी के साथ याद रखिएगा कि 1919 में ही 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया। इसमें क्या था कि 13 अप्रैल को वैसाखी का दिन था। ठीक है, उस दिन जो जनरल डायर था उसने यह घोषणा की, उसको ये लगा कि अनजान लोगों का एक समूह वैसाखी मनाने के लिए अमृतसर के जलियांवाला बाग में एकत्रित हुआ था। इसी स्थल पर कुछ स्थानीय नेताओं ने विरोध सभा का आयोजन किया था। विरोध सभा किसका, रोलेट एक्ट का, जो अभी पीछे पढ़े, उसका विरोध करने के लिए कुछ स्थानीय नेता यहाँ पे जुड़े थे, ऐसा उसको लगा। किसको, जनरल डायर को, जिसने गोली चलवाई थी। लेकिन जनरल डायर ने इस सभा को सरकारी आदेश की अवहेलना मानकर, अब उसने सोचा कि सरकारी आदेश तो था नहीं कि आप लोग यहाँ पे एकजुट होके विरोध करिए, तो उसने सोचा कि ये सरकारी आदेश की अवहेलना मानकर किसी पूर्व चेतावनी के वहाँ, कोई चेतावनी तक नहीं दिया, वहाँ जमा लोगों पर गोलियां चलवा दी तथा वहाँ से निकासी के सभी मार्ग बंद कर दिए। ठीक है, तो ये हुआ जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि एक नरसंहार के रूप में देखा जाता है भारतीय इतिहास के। अगला है खिलाफत आंदोलन 1919। हालांकि जो खिलाफत आंदोलन है ये डायरेक्टली तो अपने भारत के आंदोलन से संपर्क नहीं रखता है, लेकिन कुछ अपना हिंदू मुस्लिम का यूनिटी के लिए इस आंदोलन को भी एक नेशनल लेवल पे लेके जाया गया। तो आइए इसके बारे में देख लेते हैं। जैसे इसकी स्थापना हुई थी मार्च 1919, ठीक है, जनवरी 1921 में। ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये 1919 से लेकर 1921 तक खिलाफत आंदोलन चला। इसके नेतृत्व किसने किया, अली बंधु, मौलाना आज़ाद, हाकिम अजमल खान और हसरत मोहानी। इसका कारण क्या था, कारण ये था कि तुर्क साम्राज्य जो था वो विभाजित हो गया था और तुर्की को अलग कर दिया गया था तथा खलीफा जो वहाँ पे सल्तनत थी, जो वहाँ के राजा थे, उनको मान लो खलीफा बोल सकते हैं, खलीफा को सत्ता से हटा दिया गया था। और ये सब कौन किया था, अपने भाई अंग्रेज साहब ने किया था। यही सब इन लोगों का काम था, इधर मार के पीट दो, उधर मार के भगा दो। ठीक है, तो खिलाफत आंदोलन इससे शुरू हुआ। अब इसका परिणाम क्या हुआ कि आंदोलन असफल हो गया। जाहिर सी बात है कि भारत का कोई भी आंदोलन, बहुत कम ही आंदोलन था जो सफल था। ये आंदोलन भी क्या हुआ, असफल हो चुका था। आइए बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट पे। अब आता है हंटर कमेटी की रिपोर्ट 18 मई 1920 में। अब हंटर कमेटी क्या थी, जालियांवाला बाग हम लोगों ने देखा, ठीक है, खिलाफत आंदोलन देखा, तो एक कमेटी बैठाई गई थी हंटर कमेटी। वो यह निर्णय लेने के लिए बैठाई गई थी कि क्या जो जनरल डायर था जिसने जालियांवाला बाग हत्याकांड में गोलियां बरसाई थी वो सही काम किया था या गलत, उसी की जांच के लिए हंटर कमेटी बैठाई गई थी। तो 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग में भयानक नरसंहार के बाद भारत सरकार की विधान परिषद ने वहाँ हुई दुर्घटना की जांच के लिए हंटर आयोग का गठन किया। ठीक है, अब हंटर आयोग के सदस्य कौन कौन से थे, अध्यक्ष थे लॉर्ड विलियम हंटर। ठीक है, इन्हीं की निगरानी में वो कमेटी बैठाई गई थी। पूर्व सॉलिसिटर जनरल जो कि रह चुके थे भारत के, WAF राइस अतिरिक्त सचिव भारत सरकार के थे। ठीक है, न्यायमूर्ति GC रंकीन उच्च न्यायालय कलकत्ता के न्यायाधीश थे। पेशावर डिवीजन के कमांडेंट मेजर जनरल सर जॉर्ज बैरो, ठीक है, सर चिमनलाल सीतलवाड़ थे, पंडित जगत नारायण थे और सरदार सुल्तान अहमद खान थे। तो ये था हंटर कमेटी की रिपोर्ट। हालांकि
इसमें उतना बातें नहीं किया गया था। जनरल डायर को कुछ नहीं किया गया, बस उसको क्या किया गया कि बोल दिया गया कि अब तुम भारत छोड़ के चले जाओ इंग्लैंड, और उसके ऊपर कोई कार्रवाई वगैरह कुछ नहीं हुआ था। आइए बढ़ते हैं आज के अगले टॉपिक पे। तो आज का अगला टॉपिक है कांग्रेस का अनाधिकृत अधिवेशन दिसंबर 1920 ईस्वी। कांग्रेस के जनाधार और भी मजबूत करने के लिए गांधी जी ने, अब बात ये था ना कि कांग्रेस उतना इफ़ेक्टिवली वर्क काम नहीं कर पा रहा था, ठीक है। तो इसके वजह से गांधी जी ने नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस के संविधान में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए ताकि कांग्रेस कुछ अच्छे से काम कर सके फ्रीडम के लिए। तो कांग्रेस ने क्या किया कि एक 15 सदस्यों का एक कांग्रेसी कार्यकार बनाया, ठीक है, जो हर रोज़ अपने काम की देखभाल करता था। इसके अतिरिक्त एक 300 सदस्य का अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का भी गठन किया गया। इसके पहले कांग्रेस की सबसे बड़ी कमजोरी थी कि इसके पास एक साल में करने के लिए कोई ग्रैंड कमेटी ही नहीं थी। उनको पता ही नहीं था कि हमको एक साल में फ्रीडम के लिए कितने लेवल तक काम करना है। कोई ग्रैंड कमेटी ही नहीं थी जिसका प्रभाव इस पर काफ़ी हद तक सीमित था। गरीब लोग भी कांग्रेस के सदस्य बन सकते थे। यानी कांग्रेस का जो अनाधिकृत अधिवेशन था दिसंबर 1920 में, उसमें ये बात बोला गया कि जो गरीब लोग हैं, जो कांग्रेस के अध्यक्ष बनना चाहते हैं, सदस्य बनना चाहते हैं सॉरी, तो उनको भी कांग्रेस का सदस्य बनाया जा सकता है। इसके लिए कांग्रेस की सदस्यता शुल्क वार्षिक रूप से दिया जाता था। शुल्क क्या था? बहुत ही मिनिमम शुल्क था, ठीक है। तो वार्षिक, और वो भी क्या था? वार्षिक रूप से दिया जाता था, मतलब एक साल में एक बार शुल्क दिया जाता था। आज का अगला टॉपिक है असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? तो इसका शुरुआत कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन का शुरुआत हुआ था। असहयोग आंदोलन के कारण क्या था? इनका कारण पहला विश्व युद्ध के बाद, अच्छा पहला विश्व युद्ध हो चुका, ठीक है। अब उसके बाद भारत में इतनी कठिनाइयाँ आने लगी क्योंकि सैनिक भी बेचारे बहुत जा चुके थे, वो भी बहुत सारे सैनिकों की जान भी जा चुकी थी। अत्यधिक आर्थिक कठिनाइयाँ भी भारत को उठानी पड़ी थी। इसके परिणाम स्वरूप महंगाई इतना ज़्यादा बढ़ चुका था अपने भारत में, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो भी अंग्रेज़ों का जितना भी फौज थी लड़ने के लिए वर्ल्ड वॉर में, उनको खाना पानी सब भारत से ही जाता था। तो भारत वाले को क्या मिलेगा? तो यहाँ पे अत्यधिक कठिनाइयाँ हो गई थी। अंग्रेज़ों ने पहले विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए यह वायदा किया था कि युद्ध समाप्त होने के बाद भारत में संवैधानिक सुधार की दिशा में कदम बढ़ाए जाएंगे, लेकिन कुछ हुआ नहीं ऐसा, ठीक है। लेकिन इसके वादे को पूरा नहीं किया गया। इस वजह से असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी महात्मा गांधी जी के द्वारा। लेकिन पॉइंट, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि चौरी चौरा कांड हो गया उसी बीच, और असहयोग आंदोलन वहीं पे छोड़ना पड़ा। क्यों? गांधी जी ने ये बोला था कि नॉन वायलेंस होना चाहिए, हिंसात्मक आंदोलन नहीं होना चाहिए। इधर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन चल रहा है, उधर चौरी चौरा कांड हो गया गोरखपुर में। तो गांधी जी बोले कि अभी जो मासेस है, जो लोग हैं, वो इतने परिपक्व नहीं हुए हैं, वो लोग अहिंसा को समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। हमने बोला था कि अहिंसा में रहना है, ऐसे आंदोलन करना है, आप लोग जाके कहीं लड़ाई कर रहे हैं, झगड़े कर रहे हैं, तो ऐसे आंदोलन नहीं चलेगा। गांधी जी ने वहीं पर असहयोग आंदोलन को छोड़ दिया, ठीक है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है, पेपर में आ सकता है कि असहयोग आंदोलन क्यों रोका गया, किसके वजह से रोका गया? तो चौरी चौरा कांड की वजह से असहयोग आंदोलन को रोका गया। अब चौरी चौरा कांड देख लेते हैं। तो ये चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922 को हुआ था। चौरी चौरा घटना 4 फरवरी 1922 को हुई थी। एक हिंसक घटना थी जिसमें किसानों की एक भीड़ ने एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। चौरी चौरा घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया। अभी बताएं, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। चौरी चौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले का एक शहर है। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आगे आने वाले और भी 2 पार्ट हैं वो भी देख सकें। और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा लें। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।